क्लास 12 का टॉपिक पढ़ेंगे किरचॉफ्स लॉ। किरचॉफ्स लॉ। सबसे पहले किरचॉफ्स लॉ की उपयोगिता क्या है? हम लोग अभी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल पढ़े हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पढ़े हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, लेकिन कुछ कॉम्बिनेशन जिसको मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में हम लोग रखते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन होते हैं जिसके सीरीज और पैरेलल को अलग नहीं किया जा सकता। तो ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्किट को सॉल्व करने के लिए हम लोग किरचॉफ्स लॉ को यूज करते हैं। अब किरचॉफ्स लॉ में क्या है? किरचॉफ्स लॉ में जनरली हम लोग दो लॉ यूज करते हैं। जो इसका फर्स्ट लॉ है उसको हम लोग पॉइंट रूल, और जो सेकेंड लॉ है उसको हम लोग लूप रूल कहते हैं। फर्स्ट लॉ को पॉइंट रूल भी कहते हैं और जंक्शन रूल भी कहते हैं। तो एक एक करके हम लोग दोनों रूल को देखेंगे। देखिए किरचॉफ्स लॉ का फर्स्ट रूल। फर्स्ट रूल है, फर्स्ट लॉ जिसको हम लोग पॉइंट रूल या जंक्शन रूल भी कहते हैं। पॉइंट रूल या जंक्शन रूल भी कहते हैं। अब देखिए ये जो पॉइंट रूल है या जंक्शन रूल है, ये किस पे बेस्ड है? This is based upon the conservation of charge. Conservation of charge. क्या है इसका स्टेटमेंट पॉइंट रूल का? The sum of the current meeting at a junction. किसी जंक्शन में, सर्किट के किसी जंक्शन पे जो करंट आते हैं उसका algebraic sum of the all current meeting at a junction is equal to 0. किसी जंक्शन पर मिलने वाले सभी करंट का अलजेब्रिक सम 0 होता है। हम लोग जानते हैं कि करंट स्केलर है, इसीलिए इसको जोड़ने के लिए हम लोग स्केलर क्वांटिटीज की तरह इसको बिहेव करते हैं। मान लीजिए ये एक जंक्शन है, तो जंक्शन पे करंट आ रहा है I1, I2, I3, I4। हमारा फर्स्ट लॉ पॉइंट रूल या जंक्शन रूल कहता है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट अ जंक्शन, किसी जंक्शन पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। या इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसमें दो पॉइंट हम लोग ऐड ऑन करते हैं कि जंक्शन की ओर जो करंट आ रहा है, जैसे इस एग्जांपल में आप देखिएगा कि I1 और I2 जंक्शन की तरफ आ रहे हैं, जबकि I3 और I4 जंक्शन से बाहर निकल रहे हैं। तो जंक्शन की ओर आने वाले करंट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। तो देखिए यहाँ I1 और I2 को हम लोग पॉजिटिव लेंगे और जंक्शन से निकलने वाले करंट को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। फिर से एक बार देखिए, इस जंक्शन पर जितने करंट मिलेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ दैट ऑल करंट इज इक्वल टू 0। और जंक्शन पर जो आने वाले करंट होगा, जो करंट जंक्शन की तरफ आएगी उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जो करंट जंक्शन से दूर जाती है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। अगर इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करें तो देखिए I1 जंक्शन की तरफ आ रहा है, इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। I2 भी जंक्शन की तरफ आ रहा है, इसको भी पॉजिटिव लेंगे। I3 देखिए जंक्शन से दूर जा रहा है, तो इसको हम लोग निगेटिव लेंगे, -I3। और I4 भी जंक्शन से दूर जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसको भी निगेटिव लेंगे। और जितने भी सारे करंट्स हैं उसका अलजेब्रिक सम किसके बराबर होगा? 0 के बराबर। अगर इसको आप और सॉल्व कीजिएगा तो आपको मिलेगा I1 प्लस I2 इक्वल्स टू I3 प्लस I4। इस नोड को देखिए, इस जंक्शन को आप देखिए, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि किसी जंक्शन पर जितनी धारा आती है उतनी ही धारा उस जंक्शन से निकलती है। इसीलिए जो आने वाली धारा और निकलने वाली धारा का मान समान है, इसीलिए कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। अगर आने वाली धारा और जाने वाली धारा समान नहीं होती तो वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट नहीं करता। हम लोग इस पे एक दो क्वेश्चन करेंगे। देखिए ये एक क्वेश्चन है आपके पास, ये आपके पास एक क्वेश्चन है। देखिए 15 एम्पियर का करंट इधर आ रहा है, 15 एम्पियर इधर से
3 एम्पियर का करंट है, इधर से 8 एम्पियर का करंट निकल रहा है, ये 5 एम्पियर का करंट है और ये I है। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 15 एम्पियर, 3 एम्पियर, 8 एम्पियर, 5 एम्पियर I, इसमें हमको I का वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हम लोग जंक्शन मान लेते हैं। देखिए एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये, एक जंक्शन ये। एक बार फिर से आपको बता देते हैं हम कि किसी भी जंक्शन पे जितने करंट आएंगे सारे करंट का जो अलजेब्रिक सम होगा वो इक्वल टू 0, या दूसरे शब्दों में जंक्शन पर जितना करंट आ रहा है उतना ही जंक्शन से करंट निकलेगा। तो देखिए यहाँ पर जंक्शन में करंट कितना आ रहा है, यहाँ पर जंक्शन देखिए 15 एम्पियर का करंट आ रहा है। ये जंक्शन पहले कितने ब्रांच से मिलकर बना, ये जंक्शन 3 ब्रांच से मिलकर बना है, 1 2 3। तो तीनों ब्रांच में जितना करंट आएगा उतना ही करंट उससे निकलेगा। तो देखिए इसमें आया 15 एम्पियर और इससे निकल रहा है 8 एम्पियर। तो जितना करंट आएगा उतना ही करंट निकलेगा। तो एक ब्रांच ये बच गया। हम लोग यहाँ पर देख लेंगे 8 प्लस 7 15 एम्पियर। देखिए इस जंक्शन को अगर हम लेंगे तो आने वाला करंट कितना हो गया 15 और जाने वाला भी 8 प्लस 7 बराबर 15 एम्पियर। नेक्स्ट हम लोग इस जंक्शन पे देखेंगे। इस जंक्शन को देखिए, इस जंक्शन में यहाँ पे करंट आ रहा है 8 एम्पियर। ये जंक्शन जो है ये भी 3 ब्रांच है, इसमें 1 2 3। यहाँ पे करंट आ रहा है 8 एम्पियर, इससे निकल रहा है 5 एम्पियर। ये तीसरा ब्रांच हो गया, इससे निकलेगा 3 एम्पियर। फर्स्ट लॉ, करंट जंक्शन पर 8 एम्पियर आ रहा है, 5 प्लस 3 8 एम्पियर करंट इस जंक्शन से निकाला। नेक्स्ट देखिए आप लोग इस जंक्शन की बात देखिए। तो इस जंक्शन पे कितना है, देखिए इधर से करंट, ये जंक्शन भी तीन ब्रांच है, इसमें भी 1 2 3। देखिए इस ब्रांच से यहाँ आ रहा है 7, इस ब्रांच से यहाँ आ रहा है 3। तो इस नोड पर 10 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो जितना करंट आएगा उतना ही करंट निकलेगा, इसलिए इससे निकलने वाला करंट कितना हो जाएगा 10 एम्पियर। इस जंक्शन पे देखिए, इस जंक्शन पे भी 3 ब्रांच है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ। तो इस ब्रांच पे कितना आ रहा है 3 एम्पियर जंक्शन की तरफ आ रहा है, यहाँ से 10 एम्पियर जंक्शन की तरफ आ रहा है और I करंट इससे निकल रहा है। आपको पता चल गया होगा कि I इज इक्वल टू हो जाएगा 13 एम्पियर। अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि ये सही है या गलत है। तो सारे जो जंक्शन है सारे जंक्शन पे देखते हैं जितना करंट आ रहा है उतना ही करंट निकलना चाहिए। देखिए इस जंक्शन में 15 एम्पियर का करंट आ रहा है, 8 7 15 एम्पियर का करंट निकल रहा है। इस जंक्शन पे 8 एम्पियर आ रहा है, 5 प्लस 3 5 एम्पियर का करंट निकल रहा है। इस जंक्शन पर 7 प्लस 3 10 एम्पियर आ रहा है और 10 एम्पियर का करंट इस जंक्शन से निकल रहा है। और इसमें 10 प्लस 3 13 एम्पियर का करंट आ रहा है और 13 एम्पियर का करंट जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप और देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास 2 एम्पियर का करंट है, इधर से 4 एम्पियर का करंट आया, यहाँ 1 एम्पियर का करंट निकल रहा है, यहाँ 2 एम्पियर का करंट है और यहाँ करंट है आपके पास I। देखिए क्वेश्चन को इस जंक्शन पे, तो सबसे पहले हम लोग इस जंक्शन से शुरू करते हैं। इस जंक्शन पे कितने ब्रांच है 1 2 3, दो तरफ से आ रहा है 2 प्लस 4, यानी इस जंक्शन पर 6 एम्पियर का करंट आ रहा है। तो 6 एम्पियर का करंट इस जंक्शन से निकलेगा। 6 एम्पियर। अब इस जंक्शन पे देखिए, 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच, 6 एम्पियर आया और 1 एम्पियर निकल गया। कितना बचा, यहाँ से क्या हो जाएगा 5 एम्पियर का करंट निकलेगा। इस नोड पे देखिए, इस नोड से निकलने वाला 5 और 1 6 एम्पियर, इस नोड पर आने वाला करंट 6 एम्पियर। अब इस पे चलिए 1 2 3, देखिए आने वाला करंट कितना है 5 एम्पियर, जाने वाला करंट कितना है 2 एम्पियर। देखिए I का मान हमको नहीं पता, ये डायरेक्शन हमने अपने मन से माना है। अगर ड्यूरिंग कैलकुलेशन
इसका वैल्यू आई का वैल्यू निगेटिव आता है, तो निगेटिव का मतलब निगेटिव करंट नहीं होता है, निगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन होता है। और अगर पॉजिटिव आता है आई का मतलब आई का वैल्यू, तो उसका मतलब सेम डायरेक्शन। तो अब देखिए यहाँ पे आप देखिएगा तो 5 एम्पियर करंट आ रहा है, 2 एम्पियर करंट जा रहा है, तो यहाँ जो करंट का डायरेक्शन होगा ये नहीं होगा, ये डायरेक्शन ये होना चाहिए, ये डायरेक्शन होगा, तब होगा 5 एम्पियर इधर, 2 एम्पियर इधर निकल रहा है, और इधर हो जाएगा आपके करंट का डायरेक्शन 3 एम्पियर। अगर इस पॉइंट को आपने जंक्शन रूल से सॉल्व किया था, तो देखिए इसको सॉल्व कीजिए। आने वाले करंट को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं 5 एम्पियर, निकलने वाले करंट को हम लोग निगेटिव लेते हैं -2 एम्पियर, और ये डायरेक्शन हमने पहले से मान रखा है, मान लीजिए यही डायरेक्शन प्लस आई। और किसी जंक्शन पर आने वाली कुल धारा का बीजगणितीय योग 0 होता है, यानी सबको जब हम लोग जोड़ लेंगे तो ये किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर। तो 5 एम्पियर -2 एम्पियर 3 एम्पियर प्लस आई इज इक्वल टू 0। तो देखिए आई का वैल्यू यहाँ आ जा रहा है -3 एम्पियर। ये माइनस बताता है कि हमने जो डायरेक्शन लिया है करंट का एक्चुअल डायरेक्शन उस डायरेक्शन के अपोजिट है, इसीलिए इस डायरेक्शन को लेके आपको इस बात को समझाया गया था। तो जो फर्स्ट लॉ है उसको हम 2 सेंस में अप्लाई कर सकते हैं। पहला कि किसी भी जंक्शन पर जितने भी करंट आ रहे हैं, अलजेब्रिक सम ऑफ द ऑल द करंट मीटिंग एट द जंक्शन, जंक्शन पर मिलने वाले सभी करंट का बीजगणितीय योग 0 होता है। दूसरा, इस टर्म में भी हम लोग यूज कर सकते हैं कि जंक्शन पर जितना करंट आएगा उतना ही करंट जंक्शन से निकलेगा। जंक्शन की ओर जो करंट आता है उसको हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, और जंक्शन से जो करंट निकलता है उसको हम लोग नेगेटिव लेते हैं। अब हम लोग किरचॉफ्स के सेकंड लॉ को पढ़ेंगे। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, किरचॉफ्स सेकंड लॉ। अब देखिए किरचॉफ्स सेकंड लॉ क्या करता है। किरचॉफ्स सेकंड लॉ पोटेंशियल पर बेस्ड है। किरचॉफ्स सेकंड लॉ कहता है कि यदि आप किसी क्लोज्ड मेश, एक मेश है जिसमें रेजिस्टेंस है, ईएमएफ है, इस क्लोज्ड मेश में अगर आप घूमते हैं तो इस क्लोज्ड मेश का एक चक्कर लगाने पे आपका टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो 0। अगर किसी क्लोज्ड मेश में जहां से आप शुरू करते हैं, अगर आप वहीं पर फिराकर खत्म करते हैं तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो 0। ड्यूरिंग ट्रांसवर्सिंग अ क्लोज लूप the sum of the potential difference across the loop is equal to 0। अब ये किस पर बेस्ड है? This rule is based upon the conservation of charge। This rule is based upon the conservation of energy। चार्ज पर हमारा conservation of charge, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ आता है ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन। किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ किस पे बेस्ड है? तो किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर बेस्ड है। किरचॉफ्स का सेकंड लॉ किस पर बेस्ड है? तो किरचॉफ्स का सेकंड लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। नेक्स्ट, अब किरचॉफ्स लॉ को पढ़ने के लिए किरचॉफ्स लॉ का जो सेकंड रूल है उसमें 2 चर्चा है। एक है कि अगर हम एक क्लोज्ड मेश में जा रहे हैं जिसमें रेजिस्टेंस है और सेल है, तो रेजिस्टेंस के थ्रू क्या होता है? रेजिस्टेंस के थ्रू पोटेंशियल ड्रॉप होता है, और सेल के थ्रू क्या होता है? सेल के थ्रू ईएमएफ होता है। तो ड्यूरिंग ट्रांसवर्सन जब हम लोग किसी क्लोज्ड मेश में चलते हैं किरचॉफ्स रूल को अप्लाई करने के लिए, तो पोटेंशियल अक्रॉस द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो पोटेंशियल होता है और सेल के अक्रॉस जो ईएमएफ होता है, उसके डायरेक्शन को एक स्पेशल हम लोग साइन देते हैं, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल के लिए देखते हैं। हम लोग पिछले क्लास में भी इस चीज को देख चुके हैं। पोटेंशियल के लिए देखते हैं। मान लीजिए ये एक रेजिस्टेंस है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी। हम ए से बी की ओर जाते हैं और इसमें करंट का डायरेक्शन ये है और हमारे चलने की दिशा ये है। ये जो है रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं आर। तो अगर हम इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस की चर्चा करते हैं तो पोटेंशियल एट ए पर पोटेंशियल मान लेते हैं VA। इस
इसके बाद यहाँ से हम पहुंचते हैं रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस के क्रॉस एक पोटेंशियल ड्रॉप होगा, और वो जो पोटेंशियल ड्रॉप ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू आई आर। पोटेंशियल ड्रॉप जो अक्रॉस द रेजिस्टेंस होता है वो V इज इक्वल टू आई आर के बराबर होता है। अब ये जो आई आर है उसके डायरेक्शन को हम लोग मानते हैं कि वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव। अब कैसे मानते हैं, देखिए हमारे चलने की दिशा और करंट की दिशा दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो पोटेंशियल हम लोग निगेटिव लेते हैं, दैट इज I माइनस आई आर। और रेजिस्टेंस के बाद हम लोग पॉइंट बी पर पहुंचते हैं, तो वी ए माइनस आई आर इज इक्वल टू वी बी। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू आई आर। वी ए माइनस वी बी क्या है, वी ए का पोटेंशियल है, वी बी बी का पोटेंशियल है, और वी ए माइनस वी बी ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आई आर के बराबर है। हम लोग दूसरा एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए ये ए है, ये पॉइंट बी है, ये आर है, और इसमें करंट का डायरेक्शन ऐसे हम उसी तरह चलते हैं। देखिए वी ए, ये हमारे चलने की दिशा है। वी ए का मतलब पोटेंशियल एट ए पर जो पोटेंशियल है वो वी ए के बराबर है। अब जब हम रेजिस्टेंस पर पहुंचते हैं तो हमारे चलने की दिशा और रेजिस्टेंस में करंट की दिशा दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट है तो पोटेंशियल हम लोग यहाँ पर पॉजिटिव लेंगे, और पॉजिटिव लेंगे वो पोटेंशियल आई आर के बराबर होगा ओम्स लॉ से। तो वी ए प्लस आई आर इज इक्वल टू वी बी। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, वी ए माइनस वी बी, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू माइनस आई। एक बार फिर से इसको समराइज कर लीजिए। अगर आपको किसी सर्किट में किरचॉफ्स लॉ में के सर्किट में मेनली दो पार्ट्स आपको मिलेंगे, एक रेजिस्टेंस और दूसरा ईएमएफ। रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होता है और सेल के क्रॉस ईएमएफ होता है। जब हम ड्यूरिंग ट्रांसवर्सन किरचॉफ्स सेकेंड रूल या लूप रूल को जब हम सर्किट में अप्लाई करते हैं, उस समय सर्किट में चलने के दौरान अगर हमारे चलने की दिशा और करंट की दिशा सेम है तो रेजिस्टेंस का पोटेंशियल हम लोग माइनस आई आर लेंगे। और अगर सर्किट में चलने के दौरान हमारे चलने की दिशा और करंट की दिशा एक दूसरे के अपोजिट है तो हम लोग इसके पोटेंशियल प्लस आई आर को पॉजिटिव लेंगे, प्लस आई आर। नेक्स्ट हम लोग ईएमएफ के बारे में देखेंगे। देखिए ईएमएफ सेल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये हमारे सेल का रिप्रेजेंटेशन है। सेल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, देखिए ये सेल का निगेटिव टर्मिनल है और ये सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है। निगेटिव टर्मिनल का मतलब है एट लोअर पोटेंशियल, और पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब है पार्ट ऑफ द सेल एट हायर पोटेंशियल। और इस दोनों के बीच का जो कंडीशन होता है उसको हम इनसाइड द सेल यानी सेल के बीच की स्थिति को कहते हैं। तो अगर इनसाइड द सेल अगर हम निगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं, ये सेल के इनसाइड हम निगेटिव टू पॉजिटिव चलते हैं, यानी अगर हमारे चलने का डायरेक्शन ये है, इनसाइड द सेल वी ट्रेवल फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव, ये पॉइंट इनसाइड द सेल का है, तो E का वैल्यू हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, दैट इज EMF इज टेकन एज पॉजिटिव। अगर हमारे पास यही कंडीशन है लेकिन हम ऐसे चलते हैं, देखिए इनसाइड द सेल, ये सेल का इनसाइड है, इसमें करंट का डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव है, तो करंट का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव टू निगेटिव हो तो हम लोग EMF। अब किरचॉफ्स के सेकेंड रूल को जब हम अप्लाई करते हैं तो करंट के डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर्टेन रूल्स यूज करते हैं। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम किसी भी पॉइंट से कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हम करंट का डिस्ट्रीब्यूशन सेल से ही करें। करंट का डिस्ट्रीब्यूशन हम किसी भी पॉइंट से कर सकते हैं, और कोशिश की जाती है कि करंट का डिस्ट्रीब्यूशन जो है, अगर किसी सर्किट में मोर देन वन सेल है तो जिस सेल का EMF सबसे अधिक है वहीं से करंट का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी किया जाता है तो कोई बात नहीं, आपको जैसे सुविधा लगे वैसे आप सर्किट में करंट को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ड्यूरिंग कैलकुलेशन अगर करंट का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो
आपके द्वारा लिया गया डायरेक्शन सही है, अगर करंट का वैल्यू नेगेटिव आता है तो आपके द्वारा लिया गया डायरेक्शन गलत है। तो इस दोनों को पोटेंशियल और ईएमएफ सेकेंड रूल या लूप रूल में कैसे अप्लाई होता है, हम लोग किरचॉफ्स लॉ में कैसे इसको यूज करते हैं, इसको हम लोग एनसीईआरटी के एक एग्जाम्पल से देखते हैं। देखिए हमारे पास एनसीईआरटी का है फिगर 3.22 और पेज नंबर 116, उसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 30 ओम 40 ओम 1 ओम 20 ओम 80 वोल्ट 45 वोल्ट 1 ओम। अब देखिए सबसे पहले इसमें हमको चलना किसमें किसमें है, तो इसमें हम ढेर सारा पॉइंट लेते हैं। मान लीजिए ये पॉइंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी। ये जो पॉइंट लिया गया है आपको ये बताने के लिए लिया गया है कि इस पॉइंट के बीच में आइदर रेजिस्टेंस और सेल, पॉइंट जो लिया गया है वो रेजिस्टेंस और सेल को अलग अलग करके दिखाने के लिए लिया गया है, ताकि आप समझ सके कि रेजिस्टेंस में हम लोग करंट कैसे लेते हैं और सेल। हमारे पास करंट को लेने का बहुत सारा ऑप्शन है। ये 80 वोल्ट का है, ये 45 वोल्ट का है, तो हम इससे करंट निकाल सकते हैं और इस पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। हम लोग इससे भी करंट निकाल सकते हैं और पूरे सर्किट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लेकिन सबसे आसान तरीका है जहां ट्राई जंक्शन हो, जहां 3 जंक्शन, जैसे यहाँ पे हमको 3 जंक्शन, यहाँ पे हम लोग को 3 जंक्शन मिल जाए। अगर यहाँ से आप करंट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो आपको आसानी होगी। जैसे मान लीजिए हम लोग मानते हैं कि यहाँ पर करंट आ रहा है, हम लोग अगर मान लेते हैं कि यहां से करंट आ रहा है I3, जितना करंट आएगा उतना ही करंट निकलेगा। तो I3 यहां से आ रहा है और आने के बाद ये कहां बटेगा, इसके बटने के लिए 2 जंक्शन है, एक ये है और एक ये है। तो I3 इधर से आ रहा है और ये इधर I1 जा रहा है और इधर ये I2। इससे हमको फायदा होगा, 3 ब्रांच है, हमने 3 करंट को ले लिया, ये सारे ब्रांच में चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, इस रेजिस्टेंस में करंट क्या जाएगा, इस रेजिस्टेंस में करंट आपको जाएगा I1, यहाँ से यहाँ तक जाएगा। और इसमें देखिए I3, तो इस पूरे ब्रांच से होकर I3 आ रहा है, दैट इज I3, ये है देखिए I3। अब I2 क्या है, इस पूरे ब्रांच में कौन जा रहा है, I2। I2 देखिए यहां से हमने निकाला, I3 यहां से गया, I1 यहां से निकला, I2 यहां से निकला। I1 इस पूरे से घूमते हुए I1 यहां पहुंच गया, I2 इस पूरे से घूमते हुए I2 यहां पहुंच गया और I1 और I2 मिलके दोनों I3 यहां। ये फर्स्ट लॉ हमने पॉइंट रूल यूज किया। पॉइंट रूल को अगर हम लोग इस जंक्शन में यूज करते हैं तो फ्रॉम पॉइंट रूल या फर्स्ट लॉ फ्रॉम पॉइंट रूल क्या कहता है, पॉइंट रूल कि किसी जंक्शन पर जितने करंट आएंगे उतने ही करंट जाएंगे, यानी अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द करंट मीटिंग एट द जंक्शन इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे कितना करंट आ रहा है, इस जंक्शन पे I3 करंट आ रहा है और जंक्शन से कितना करंट निकल रहा है, I1 निकल रहा है और I2 निकल रहा है। हम लोग क्या लिख सकते हैं, I3 इज इक्वल टू I1 प्लस I2। फर्स्ट लगा दिया हमने। एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर आप इस सर्किट में देखिएगा तो कितने लूप्स हैं। देखिए एक लूप मीन्स क्लोज पाथ होता है। देखिए एक लूप ये हो गया आपका सेकंड लूप और सबको मिला के लीजिए आप थर्ड लूप।
तो जितने लूप है किरचॉफ्स लॉ को सॉल्व करने के लिए, अगर n लूप्स हैं, हमको नंबर ऑफ इक्वेशन n-1, जैसे इस क्वेश्चन में 3 लूप है, तो नंबर ऑफ इक्वेशन इंडिपेंडेंट इक्वेशन n-1, यानी कम से कम 2 इंडिपेंडेंट इक्वेशन हमको बनाना होगा, तभी सारे करंट का, रेजिस्टेंस का, पोटेंशियल, ईएमएफ सबका वैल्यू हम लोग निकाल पाएंगे। अब देखिए एक हम लोग बनाते हैं, इसमें देखिए हम चलने का डायरेक्शन ले लिया ऐसे, और इसमें भी हमने चलने का डायरेक्शन ये ले लिया। देखिए इसमें चलते हैं हम लोग A, F, E in closed mesh, A, F, E, D, C, B, A, A, F, E, D, C, B, A। हमने जहां से चलना शुरू किया वहीं पर हम खत्म भी करते हैं। तो अगर हम ऐसा चलते हैं तो देखिए ए से एफ के बीच में रेजिस्टेंस भी नहीं है, सेल भी नहीं। यहाँ पर हमारे चलने की दिशा ये है और करंट की दिशा भी यही है। रेजिस्टेंस हमारा 30 है, करंट हमारा I1 है। देखिए ये क्या हो जाएगा, -30 I1। नेक्स्ट यहां से यहां तक कुछ नहीं है। देखिए यहां पर हमको एक सेल आता है, तो सेल के इनसाइड करंट कहां से कहां तक जा रहा है, सेल के इनसाइड हम चल रहे हैं, तो फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो इसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, +45। रेजिस्टेंस, देखिए इस रेजिस्टेंस में करंट क्या है, I3। हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, इसलिए हम लोग इसको निगेटिव लेंगे। ये हो जाएगा हमारा -I3। नेक्स्ट देखिए इसमें भी हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है। रेजिस्टेंस 40 है, करंट I3 है, यहां हम लोग लेंगे -40 I3 = 0। हम लोग सेकेंड लूप में चलते हैं, इसमें 3 लूप है, इसलिए कम से कम इसमें 2 इक्वेशन होना चाहिए। A, B, C in closed mesh, A, B, C, D, J, I, H, G, J, I, H, G, A, A, B, C, D, J, I, H, G। सबसे पहले हम लोग इस पे चलते हैं। देखिए हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट दोनों, करंट इधर है, हम ऐसे चल रहे हैं, तो हमारे चलने का डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये हो जाएगा 40 I3, 40 I3। नेक्स्ट देखिए रेजिस्टेंस उसका दिए सेम, चलने का डायरेक्शन, करंट अपोजिट, 1 ओम, करंट इज I3, -I3। नेक्स्ट देखिए हम इस सेल में जो चल रहा है, सेल पॉजिटिव है, इनसाइड द सेल हम पॉजिटिव से नेगेटिव चल रहा है, ये हो जाएगा -45। नेक्स्ट देखिए हमारे चलने का डायरेक्शन और करंट अपोजिट है, करंट I2 है, ये हो जाएगा +20 I2। नेक्स्ट इसमें करंट ऐसे है, हम ऐसे चल रहे हैं अपोजिट, तो ये 1 और करंट इसमें I2 है, तो +I2। नेक्स्ट सेल में हम इनसाइड द सेल पॉजिटिव से नेगेटिव चला, ये लेंगे -80 = 0। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर बेस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज प्रॉब्लम को पढ़ेंगे।